हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट इन वन वीडियो की। तो वन शॉट सीरीज़ की ये हमारी मैकेनिक्स के बाद अब नेक्स्ट हमारा पार्ट स्टार्ट होता है जो कि हीट है। और हीट में हम पढ़ने वाले हैं, कुछ 6 चैप्टर हैं हीट में, जो कि अब मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाता हूँ। लेट अस से दैट अगर हीट की बात करें तो आपके पास सबसे पहले आता है थर्मोमेट्री, फिर आता है आपके पास थर्मल एक्सपेंशन, फिर और आगे बात करें तो आता है कैलोरीमेट्री, और बात करें कैलोरीमेट्री के बाद आता है हमारा केटीजी, केटीजी के बाद आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है हमारा हीट ट्रांसफर। तो ये जो टोटल 6 चैप्टर हैं ये मैं एक वीडियो में कवर कराऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी कवर होंगे और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। हम बात कर लें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आईटीडी, जस्ट अ सेकेंड, चाहे मैं बात करूं आईआईटी जेई की, बेसिकली जेई एडवांस की, जेईई मेन एंड एडवांस्ड, दोनों में ही इस सेगमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। तो आप देख सकते हो करीब 20 मार्क्स का पेपर इस सेगमेंट में से आएगा। तो एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोमेट्री की। सो बात करें थर्मोमेट्री की, तो थर्मोमेट्री में सिर्फ हमारे पास एक ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है थर्मोमेट्री का जिससे क्वेश्चन आ सकता है, और यही एक चीज़ है जो कि आप लोगों को पढ़नी भी है। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल्स में हमें बात करनी है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। और एक फिर बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ताकि अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद ना रहे तो शॉर्ट ट्रिक ज़रूर याद रहे, ताकि आप लोग फॉर्मूला तुरंत डिराइव करके क्वेश्चन को कर सकें। तो कन्वर्जन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले उसको देखो। दैट इज टी सी माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस 32/180 इज इक्वल्स टू टी आर माइनस 0/80। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और एक रिलेशन है टी के इज इक्वल्स टू टी सी प्लस 273। तो यहाँ पर टी सी है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, टी एफ है टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, टी आर है टेम्परेचर ऑन र्यूमर स्केल एंड टी के इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो ये एक रिलेशन है, दैट इज टी सी माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस 32/180 इज इक्वल्स टू टी आर माइनस 0/80। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर इन स्केल्स में से किसी का भी टेम्परेचर आपको दिया जाए और किसी का भी पूछ लिया जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक की, कि अगर इन स्केल के अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। दैट इज कि अगर मैं 2 स्केल्स लूं, राइट, लेट अस सेट स्केल ए एंड स्केल बी, और उनमें मुझे टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है, तो हमें क्या करना है कि टेम्परेचर ऑन स्केल ए दैट इज गिवन और टू बी फाइंड माइनस लोएस्ट टेम्परेचर ऑन स्केल ए divided by highest temperature on scale A minus lowest temperature on scale A should be equated to temperature on scale B, that is either given or to be find, minus lowest temperature on scale B upon highest temperature on scale B minus lowest temperature on scale B। तो ये आपका रिलेशन है फॉर स्केल A एंड B। कोई भी रैंडम स्केल्स हो सकते हैं, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है और इससे आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। अब हमें बात करनी है थर्मल एक्सपेंशन की।
सो बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, तो आप लोग समझिए कि कोई भी अगर बॉडी है तो अगर मैं एक्सटर्नली टेम्परेचर को चेंज करता हूँ, आइदर आई कुड इंक्रीज द टेम्परेचर और आई कुड डिक्रीज द टेम्परेचर, एंड इवेंचुअली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आइदर इट विल बी एक्सपैंडेड if the temperature is increased, or it could be condensed or contracted if the temperature is decreased. So that is the phenomenon of thermal expansion. In thermal expansion we will study what is linear expansion, right? And I'll derive this linear expansion formula and this whole concept, and then I will just write the answers of एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ताकि आप लोगों को एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए और उसके बाद आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, चाहो तो कुछ से प्रूफ कर लेना। तो ये क्या है कि मेरे पास एक लेटेस्ट से ये एक रॉड है, राइट? लेटेस्ट से दिस इज अ टेम्परेचर T और इसकी इनिशियल लेंथ है L, राइट? सो मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसका टेम्परेचर dt से इंक्रीज कर देता हूँ, T प्लस dt कर देता हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज by let us say a dl. So experimentally this dl is proportional to this change in temperature, and this dl is also proportional to the initial length. So I can say this dl is proportional to L dt, and if I just remove the sign of proportionality I will get it as alpha L dt, right? So this is what the increment or decrement in length is if we change temperature. So if I can say this is the change in length, so final length, if the temperature is increased, I can say L initial into 1 plus alpha dt, that is L plus dl, and it will be L into 1 plus alpha dt. This is an important result which you have to keep in mind. ये दो results आप लोग याद रख सकते हैं, राइट? सो ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन, और इसी के साथ में अब मैं एरियल एक्सपेंशन का भी कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। एरियल एक्सपेंशन में फाइनल एरिया इज इनिशियल एरिया टाइम्स 1 प्लस बीटा dt, where beta is coefficient of aerial expansion, it is 2 times of coefficient of linear expansion. Experimentally जब मैं इस चैप्टर को डिटेल में कराऊंगा तो मैं आपको इस चीज के जो प्रूफ्स हैं वो भी साथ में करवाता हुआ चलूंगा। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। सो इसमें क्या लिखना है? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स 1 प्लस गामा dt, and that this gamma is coefficient of volumetric expansion. It is 3 times of coefficient of linear expansion. Okay, so this is what linear expansion, aerial expansion and volumetric expansion are. But अब आप एक चीज समझो कि जो volumetric expansion है तो इसमें क्या पता चल रहा है कि if I increase the temperature, so volume should be increased. But in case of water ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, उसी का एक कॉन्सेप्ट है, that is anomalous expansion of water, उसके ऊपर चलते हैं। Anomalous expansion of water. So आप लोग नोट्स के लिए भी पूछ सकते हैं। मैं जो है नोट्स पर काम कर रहा हूँ, मैकेनिक्स के नोट्स मैं बना चुका हूँ। कंप्लीट 11th के नोट्स बनाते ही मैं हर एक वीडियो में अपडेट कर दूंगा। नोट्स का एक कंप्रेस जिप फोल्डर आपको मिल जाएगा, आपको जाना है, डाउनलोड करना है और उसको अनजिप करके आप लोग नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो आप देख सकते हो, और जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्विकली ब्रश अप हो जाएंगे। तो ये एनामलस एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो इसमें देखो कि इफ आई से दैट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सो वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड, बट फॉर वाटर व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, volume decreases, and from 4 degree Celsius above, the volume increases as normal. But the change is in 0 to 4 degree Celsius. अब इसकी स्टडी करते हैं कि the density, रीजन है इसका, the density of water
is maximum from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इस वजह से इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है। इसका रीजन भी देता हूँ कि डेंसिटी हमें पता होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो फॉर अ गिवन अमाउंट मास इज कांस्टेंट, so I can say that density is inversely proportional to volume. So from here, if density is increased, that is it is maximum, so the volume has to be decreased, right? और अगर अब हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये आपका ग्राफ आ जाता है डेंसिटी, sorry not density, it is volume with temperature. So the graph is like this, just a second, this. So it starts from here, decreases and then increases eventually. So this temperature is 4 degrees Celsius, after which the volume increases. Okay, so this is anomalous expansion of water. Now we'll study variation of density with temperature. Direct result लिखवा रहा हूँ यहाँ पर because proof के लिए concept videos देख लेना या फिर notes में proof मिलेगा आपको। within a week आपके पास notes जो हैं वो आ जाएंगे। density with the temperature. So जो डेंसिटी है वो होती है रो डैश इज इक्वल्स टू रो टाइम्स 1 माइनस गामा dt, और यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू रो टाइम्स 1 माइनस 3 अल्फा dt. So this is the relation of variation of density with temperature. So that's it for thermal expansion. और इसके क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कुछ दिन रुक जाइए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी मैंने प्लान किया हुआ है जो कि कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाला है। नाउ कैलोरीमेट्री की बात करते हैं, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। अब कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस ओनली, राइट। तो इसमें कुछ 2-3 चीजें जो हमें पढ़नी है, दैट इज फर्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय लेट अस से बाय अ बॉडी ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ C। और अगर यहां से बेसिकली इसको लिखा जाता है Q बाई एम डी टी, और यहां से अगर हमें Q निकालना है तो लिखना पड़ता है एम सी इंटू डी टी, और अगर टोटल हीट निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। क्योंकि जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये जेई मेन के लेवल तक बात करें तो कांस्टेंट ही रहती है, राइट। क्योंकि वो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं देते, बट अगर आप थोड़ा हायर लेवल पे जाएं, एडवांस की तरफ जाएं, तो उसमें आपकी स्पेसिफिक हीट को चेंज करके एक टेम्परेचर का फंक्शन दे करके आपसे हीट पूछी जा सकती है, राइट। तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक हीट। फिर आता है लेटेंट हीट, represented by L, and it is the hidden heat which is required to change a phase of a body without changing its temperature. आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो लेट अस से अगर कोई आइस है, इसको एग्जांपल से समझेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन देख लो कि इट इज L इज इक्वल्स टू Q बाई M एंड Q इज इक्वल्स टू MN, राइट। सो इट इज द हिडन हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ बॉडी। इसका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर बने। सो एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास लेटर से m ग्राम ऑफ आइस है विच इज एट -15 डिग्री सेल्सियस, एंड आई टेक इट टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। सो माई क्वेश्चन इज फाइंड Q टोटल, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बॉक्स मेथड, which is again very important method to solve the questions, because इस टाइप के questions जेईई मेन में बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो देखो बॉक्स मेथड में क्या करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ बॉक्स, और इस बॉक्स में हम लिखेंगे आइस विच इज एट -15 डिग्री सेल्सियस। देन ये आइस जो है इसको हमने कुछ Q1 हीट दी, ये आइस गई अब आइस पर ही है 0 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ हमने कुछ और हीट दी, अब ये 0 डिग्री आइस से वाटर में चली गई है विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ ये वाटर को कुछ और हीट देंगे ताकि ये
वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सके। फिर हम एक और हीट देनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्टीम, तो लेट अस से अब ये स्टीम पर जाएगा और अब यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अगर मुझे टोटल हीट की बात करनी हो तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब आप लोग सोच सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमें हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव में लेना है, जो कि अगर आप मैथमेटिकली जाओगे T फाइनल माइनस T इनिशियल अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा। बट अगर कहीं आपसे गलती भी हो जाती है तो आप उसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर लें कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टोटल हीट को हमको ऐड करना होता है, राइट। तो Q1 की बात करें तो Q1 क्या है, मास लेट अस से m ग्राम ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल, दैट इज 0 माइनस 15, सो इट विल बी 15। सो डायरेक्टली आप यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंस रखो और उसको पॉजिटिव में रख सकते हो। फिर Q2 की बात करें तो Q2 है heat required to change the phase, so it will be mass times L, and here L will be latent heat of fusion, right। फिर Q3 की बात करें तो वो हो जाएगा m into this specific heat capacity of water into temperature difference, that is 100, then Q4 it will be m into LV, that is latent heat of vaporization। add these and you will get the answer, right। अब आगे बात करते हैं। ये हो गया कैलोरीमेट्री के जितने कॉन्सेप्ट होने थे यहाँ तक हो गए हैं। अब हमने बात करनी है आगे, विच इज विल अप्रोच KTG। सो KTG को अप्रोच करने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ती है कि आइडियल गैस। सो आइडियल गैस इज दैट काइंड ऑफ गैस जो कि अब होती नहीं है, हम अज्यूम करते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन से कि दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट एज अ पार्टिकल, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके जितने भी कोलिजन्स होते हैं दोज आर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन अगर आपको नहीं पता है तो आप वन शॉट सीरीज में ही मोमेंटम कंजर्वेशन की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कोलिजन्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो ये हो गया आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का हमारा दो अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली कि इट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो आप उस पर जितने भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो आप लगा सकते हो, और कोलिजन इलास्टिक है तो मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है, राइट। तो अगर आइडियल गैस की बात करें तो इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, वो होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स ऑफ दैट गैस, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। सो दिस इज आइडियल गैस। अब इसके बाद कुछ हमारे लॉज आते हैं, जैसे बॉयज लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और एवोगैड्रोस लॉ है, गै-लुसैक्स लॉ है। तो ये चीज आप लोग पढ़ना चाहें तो NCERT या फिर कोई भी आपके पास जनरल टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ सकते हो। मैं क्वेश्चन के रिलेटेड आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप इस इक्वेशन को याद कर लो, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि मोल्स कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो कंप्लीट RHS विल बी कांस्टेंट, तो हमारे पास आ जाएगा PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप इक्वेशन लगा सकते हो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो ऐसे आप बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, आप JEE का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको डिटेल आपके रिटन आंसर्स नहीं आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसमें इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। तो इस चीज को आप याद रख ले तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा। आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ वेज इन विच मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक ये मेरा पेन है तो इसके कितने मोशंस हो सकते हैं। एक तो इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन करे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन करे, ऐसे ट्रांसलेशन मोशन करे, तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, वो आ गई 2। और एक इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे भी हो सकता है, राइट। सो सिमिलर दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको एक ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक फ्लोर पर रखा है और ये ट्रांसलेशन मोशन में। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन में है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1, क्योंकि एक ही मोशन है, रोटेट तो कर नहीं सकता। और बात करें एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, आइदर इट कुड बी अ डिस्क, अ स्फीयर और अ रिंग, सो इट इज
rolling, so it is moving translationally as well as rotating about this axis passing through the center of mass. So in this case इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ जाती है 2. नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमें बात करनी है मोनोएटॉमिक गैस की, डायएटॉमिक गैस की एंड अ पॉलीएटॉमिक गैस. तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस degree of freedom is equals to 3. For diatomic gas, the degree of freedom could be 5 or 7. I'll describe कि ये कैसे होता है. और polyatomic gas के लिए आपकी degree of freedom जो है वो होती है either 6 or 8. So this value which is 5 or 6 for diatomic and polyatomic gases respectively are basically at low temperature and the higher values are at higher temperature. So ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रख लेना है. फिर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की. तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन अ बॉडी. सो अभी अगर हम साइंस की बात करें तो हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, राइट, हमें कभी भी जो है एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई एक एनर्जी ऐसी होगी बॉडी में जो कि वो बॉडी पोजेस कर रखी होगी और हमें अभी तक उस चीज की स्टडी नहीं कर पाए. तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. बट इंटरनल एनर्जी के लिए एक चीज हमें पता है, दैट इंटरनल एनर्जी U इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, सो अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करनी है तो दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, and it says that equal energy is transferred to all the motion possessed by a body. Okay, so इसके लिए अगर हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना होता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आ जाता है हमारा एफ आर डेल्टा टी बाई 2. सो दिस इज व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब हमें बात करनी है मोलर हीट कैपेसिटी की. ओके, सो रिप्रेजेंटेड बाय सीएम. सो ये जो सीएम है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ मोल, 1 मोल ऑफ अ बॉडी. सो इसको मैथमेटिकली लिख देंगे कुछ इस तरीके से. और ये जो सीएम है 2 टाइप की होती है, सीपी एंड सीवी. और Cp is molar heat capacity at constant pressure and Cv is molar heat capacity at constant volume. Cp की बात करें तो आ जाता है du by dt, और यहाँ से इसको लिखोगे तो यह आ जाएगा fr by 2, बिकॉज यहाँ से डेल्टा u by डेल्टा t तो fr by 2 आ जाता है. और इसको एक और चीज लिखते हैं, r अपॉन गामा माइनस 1. कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा. Cv को कैसे लिखना है वो देखो, तो Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस r. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि याद रखना है. और है गामा, दैट इज Cp बाई Cv एंड दिस इज पॉइजन्स रेशो, और इसकी वैल्यू होती है Cp बाई Cv, और यहां से आप ये लिख सकते हो 1 प्लस 2 बाई f. ओके, तो ये चीज हो गई यहां तक कैलोरीमेट्री की. और हमने केटीजी अभी तक स्टार्ट नहीं की. केटीजी को पढ़ने से पहले हमने आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे किस पर? काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस पर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और केटीजी, ये क्या है इसको देखना. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज द स्टडी ऑफ एज अ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मतलब कि अगर मैं एक गैस की बात करूं तो उस गैस की स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो सबसे पहले काइनेटिक्स एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ते हैं और अजम्पशंस जो हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे. पोस्टुलेट्स ऑफ एन आइडियल गैस जो कि हमें पढ़ने पड़ेंगे केटीजी को पढ़ने के लिए. तो सबसे पहला तो ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस इज वेरी लार्ज, राइट. कि अगर गैस की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, हम काउंट ही नहीं कर सकते. दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ गैस
that is occupied by gas is smaller than the volume of container. मतलब वैसे तो अगर हम पढ़ें तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक रूम है जिसमें मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें जो गैस है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, इस रूम के वॉल्यूम के बराबर. बट इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है. एक और पोस्टुलेट क्या है कि the collisions of the gas are elastic. Okay, and particles of the gas are identical. मतलब कोई भी शेप में कोई उनका इशू नहीं है कि मतलब एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, सभी के सभी गैस पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं. और जो ये गैस पार्टिकल्स हैं, द अनदर पोस्टुलेट इज दैट दीज पार्टिकल्स इंटरैक्ट with each other and walls of the container only. ओके, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे केटीजी को पढ़ने के पहले, ये आप लोगों को याद रखने हैं. अब मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखने वाला हूं यहाँ पर, बिकॉज इनके प्रूफ जो है उनमें करने में टाइम लगता है, जो कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे. अब सबसे पहला फॉर्मूला है VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस, और स्पीड दैट इज 3 kT by m, वेयर K is Boltzmann constant, T is temperature of gas and m is mass of one particle of gas. ठीक है. फिर इसको और क्या लिख सकते हो, 3RT by m लिख सकते हो. कैपिटल M क्या है यहाँ पर, मास, मोलर मास ऑफ द गैस, और इसको लिखा जा सकता है 3P by rho, वेयर P is pressure of the gas and rho is density. सिमिलरली एक V एवरेज आती है, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड, ये आती है हमारी 8 kT by pi m का रूट, राइट. और इसको लिख सकते हो आप 8RT by pi m, कैपिटल M, राइट. और इसको लिख सकते हो 8P by pi rho का रूट, राइट. फिर बात करते हैं, एक आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब कि जो पार्टिकल है उसकी मोस्ट प्रोबेबली क्या स्पीड होगी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो क्या है कि उन सभी वेलोसिटी का मीन का स्क्वायर किया, समझ रहे हो, उनका पर हर एक वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला और फिर उसका रूट लिया, तब आती है VRMS. V एवरेज उन सब का एवरेज लिया. मोस्ट प्रोबेबल जो आती है वो सबसे ज्यादा गैस की स्पीड मानी जाती है, वो होती है 2 kT by m का रूट, और इसको आप लिख सकते हो 2RT by कैपिटल M का रूट और 2P by रो. तो ये फॉर्मूलेज हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं. और एक और चीज है कि भैया रिलेशन बिटवीन दीज टू, दैट इज VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, बोथ इन जे एडवांस एंड जे मेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है. एंड VRMS रेशो V एवरेज रेशो V मोस्ट प्रोबेबल, इसका रेशो कितना आता है, √3 रेशो 8 by pi. आप जे मेन के क्वेश्चन उठाकर देखना, पास्ट ईयर में ये दोनों क्वेश्चंस आपके जे मेन में पूछे गए हैं. ठीक है. अब कुछ और बेसिक फॉर्मूलेज हैं, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स by the gas is 2/3 times of kinetic energy. और अगर आप इसको यहाँ पर लिखोगे तो हो जाएगा 1/3 times mn by v into VRMS का स्क्वायर. ये v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ गैस, राइट. n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v इज वॉल्यूम. तो यहां से हमारे पास टोटल पार्टिकल्स आ जाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स. फिर बात करते हैं मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ क्या होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाया है. मीन फ्री पाथ क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल, गैस पार्टिकल मूव करता है तो वो रैंडमली मूव करता है, तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं. और वो आता है KT by √2 pi सिग्मा स्क्वायर इंटू
रो, where this sigma is a diameter of the molecule. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे लैम्डा पर, क्योंकि प्योर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फार्मूला बेस्ड का काफ़ी ये डिफरेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, हायर स्टडीज में जाके जब आप पढ़ेंगे तब आता है। फिर बात करें रियल गैस इक्वेशन की, तो रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P माइनस P प्लस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है V वो डिक्रीज हो जाती है V माइनस B, और अगर n पार्टिकल्स की बात करें तो वो n हो जाएगा, और यह आ जाता है nRT। ठीक है, तो ये किस तरीके से आती है इसका डिटेल एनालिसिस जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहाँ पर KTG भी खत्म होती है। अब हमें बात करनी है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। सो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 3 लॉज हैं, बट हमें फर्स्ट लॉ पर ही फोकस करना है, बिकॉज सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, ज़्यादा क्या क्वेश्चंस आते ही नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में फ्लॉट से, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। दैट इज FLOT, फ्लॉट। सो बेसिकली फ्लॉट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एंड इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस w, वेयर दिस dq इज चेंज इन हीट। बेसिकली हीट इज व्हाट? हीट सप्लाइड और हीट रिलीज्ड। du is change in internal energy and work, w is work done. So here the important thing is that आपको साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा याद रखना है, साइन कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा याद रखना है, साइन कन्वेंशन को। अब देखो साइन कन्वेंशन की बात करें तो कहते हैं फॉर Q, दैट इज Q इज योर हीट। सो इसके लिए अगर हीट रिलीज्ड सिस्टम के लिए बात, अब यहां पर भी एक चीज आती है कि भाई आपका आता है यहां पर केमिस्ट्री में जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो उसमें सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात नहीं होती है, उसमें सराउंडिंग्स के लिए बात होती है, और फिजिक्स में सिस्टम के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम अगर है तो वो नेगेटिव मानी जाती है यहाँ पर, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री ये पॉजिटिव मानी जाती है। तो केमिस्ट्री का मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको फिजिक्स का ध्यान में रखना है। और हीट रिलीज बाय सिस्टम तो नेगेटिव, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम देन इट विल बी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और यहीं से हमेशा क्वेश्चन आता है, जेई मेन में भी एडवांस में भी, और यहीं गलती करते हैं बच्चे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लो कि हीट का साइन कंजर्वेशन क्या है। फिर बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन के लिए भी सिमिलर चीज है कि इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, work is done by the system, then it is positive, but if work is done on the system then it will be negative. ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इतना सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एक और चीज आ जाती है कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। क्या वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी आपका प्रेशर दिया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो वर्क डन आता है हमारा इंटीग्रल ऑफ प्रेशर इंटू डीवी। अगर ये प्रेशर इसको भी हटा दो तो वर्क डन आता है P इंटू डीवी फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। इस तरीके से आप जो है वर्क को कैलकुलेट करते हो। फिर बात करते हैं कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो वो आपका नेगेटिव है। ओके, और वर्क डन हमेशा निकलता है पीवी कर्व से।
ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको कोई कर्व दिया, कोई भी प्रोसेस दी गई, उसमें आपका पीवी कर्व की जगह पीवी कर्व तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बहुत कम आने के चांसेस है। चांसेस होते हैं वीटी कर्व दे दिया, पीटी कर्व दे दिया, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। और वो कैसे करना है कि लेटेस्ट से अगर मैं आपको ये एक कर्व दूं जिसमें अगर कुछ इस तरीके से कर्व है, ठीक है, सिंपल इतना से ही समझा रहा हूं, इससे समझ लेना। और ये आपका लेटेस्ट से प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है। तो अगर ये इस इक्वेशन की बात करें, ये लेटेस्ट से ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये क्या y इज इक्वल्स टू mx की तरह इक्वेशन नहीं आ रही है, मतलब p इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम, और दिस सॉरी आई एम रियली सॉरी, टाइम नहीं, टेम्परेचर। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होगा, डेफिनेटली इट विल बी वॉल्यूम, क्योंकि अगर मैं इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो हो जाएगा 1 बाय कांस्टेंट दैट इज आल्सो सम कांस्टेंट, और लेफ्ट साइड में आती हुआ हो जाएगा pv इज इक्वल्स टू t सम कांस्टेंट इनटू t। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि हियर इफ दिस इज y इज इक्वल्स टू mx टाइप ग्राफ, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट आ रही है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट आ रही है, तो अगर मुझे pv कर्व बनाना है तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कुछ इस तरीके से कर्व आ जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, इसकी प्रैक्टिस करो, खुद से पीटी वीटी कर्व बनाओ और फिर उससे पीवी कर्व में कन्वर्जन करके देखो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैंने जेईई एडवांस में 2019 के सॉल्यूशंस किए हैं, उसमें सेक्शन बी जो है पेपर 1 का सेक्शन बी, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का मिक्स क्वेश्चन था। तो आप वहां पर जाकर के इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही डिटेल एनालिसिस है उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को जाकर के देखो और गिव इट अ थम्स अप, उसको लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। चलिए वापस आते हैं, तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अब हमें बात करने में कुछ फॉर्मूलेज लिखूंगा विद रेस्पेक्ट टू सम प्रोसेसेस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उन सब के लिए। तो सबसे पहले हमें बात करनी है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, सो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डेल्टा यू 0 हो गया तो इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया, और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है यहाँ पर nRT log V2 by V1। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भैया इससे, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और यहां से आ जाता है nRT इज इक्वल्स टू log P1 by P2। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात करनी है हमें कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ना दे करके आपको आइसोकोरिक प्रोसेस दूं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो देखो। सबसे पहले तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एंड इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो योर द मोलर हीट कैपेसिटी इट विल बी CV, राइट। और यहां से W जो है बेसिकली वर्क डन, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही। और वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, यहां पर देखा होगा कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन में PdV, तो dV 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। तो यहां से dW 0 हो गया तो हमारे पास आगे dQ इज इक्वल्स टू du। तो यहां पर du जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा NCV इंटू dt। अब इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत आते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज का खेल है बस। और यहाँ पर बच्चे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को तो याद कर लेते हैं, बट आइसोकोरिक को याद नहीं करते हैं। और यहाँ पर आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस के फॉर्मूलेज कई बार भूल जाते हैं, मेथड भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये जो सेगमेंट है ये याद रखना है, इसको समझो और इसको ग्रैस्प करो, ठीक है। तो du इतना आ गया और du इतना आ गया तो dq भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट पर मोलर हीट कैपेसिटी आ जाती है Cp, C इज इक्वल्स टू Cp। तो यहां से आपका जो dQ है दैट विल बी चेंज इन हीट, दैट इज NCP dt। और dQ आ गया तो यहां से dW आ जाएगा। dW क्या आ जाएगा वो देखो, dW है हमारा PdV इंटू V इनिशियल टू V फाइनल, और यहां से ये हो जाएगा P डेल्टा V। और हमारे पास dQ आ गया, dW आ गया, तो क्या हम du नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो इस तरीके से आपका du आ जाएगा, या फिर आप du में क्या कर सकते हो, NCV dt कर लो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आप C को CV और CP एक साथ ले ही नहीं सकते, बहुत बड़ी
ब्लंडर हो जाएगा, राइट। अब बात करना है हमको एडियाबैटिक प्रोसेस, जिससे क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, और अगर आप बात करो तो जेईई एडवांस 2020 में भी इसमें से बहुत क्वेश्चंस थे। और बेसिकली रेशो पूछ लेता है कई बार ये, रेशो ऑफ वर्क डन इन isothermal and adiabatic processes, let us say x by y, to find some temperature and all sort of those things. So इसकी प्रोसेस क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट, गामा इज सीपी बाय सीवी। और बात करें अगर मैं वॉल्यूम हटा दूं तो टेम्परेचर और प्रेशर रहे, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर की रिलेशन आ जाती है कुछ इस तरीके से, टी पावर गामा इंटू पी पावर 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। और अगर मैं यहाँ से प्रेशर हटा दूं तो टीवी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट आ जाता है। और ये आपको याद रखने के, क्योंकि कई बार प्रेशर में टाइम लग जाता है, और अगर टेम्परेचर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को ये इक्वेशन लगानी है। फिर यहाँ से अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन आ जाता है मेरा, बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, दैट हीट ट्रांसफर्ड इज जीरो। सो अगर हीट ट्रांसफर जीरो है तो W क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ DU। तो यहां से जो आपका DU है वो हमें पता है कितना होता है, माइनस ऑफ बेसिकली NCV/dt हो जाएगा, और ये इसका नेगेटिव वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू जो आ जाती है, ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 और P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। सो इसके बाद आता है हमारा एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, इसको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर मेरे पास दो सिस्टम है A और B, और वो किसी थर्ड सिस्टम C से क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब उनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो A और B हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट्स इट। ये बेसिकली आपका यूक्लिड थ्योरम होती है ना, 9th में पढ़ते हो आप, कि अगर इफ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, देन इफ A is equals to C and B is equals to C, then A must be equal to B। ऐसा सिंपल, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इन्होंने बस फिजिक्स में लगा दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमें बात करनी है हीट एफिशिएंसी और हीट इंजन की, और सबसे पहले हीट इंजन की बात करनी है, और फिर एक रेफ्रिजरेटर है। दोनों के फॉर्मूलेज यहाँ पर लिख देता हूँ। और वो क्या होता है कि एफिशिएंसी इस केस में होती है W by Q1, that is equals to Q1 minus Q2 upon Q1, that is equals to 1 minus Q2 by Q1 एफिशिएंसी। और सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 minus T2 by T1 into 100%, ठीक है। तो ये आपका हीट इंजन की एफिशिएंसी है। हीट इंजन क्या होता है कि सोर्स है, सोर्स से कुछ हीट लेगा, ठीक है, S1, ठीक है, और फिर यहां से कुछ वर्क डन करेगा, और फिर टेम्परेचर लो हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और फिर ये सिंक में आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो लेट अस से यहाँ पर कुछ हीट ली Q1, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्क डन किया और फिर हीट Q2 दे दी। ये आपका इंजन है, ठीक है, ये होता है हीट इंजन। फिर बात करनी है हमको रेफ्रिजरेटर की। अगर आप इसका डायग्राम समझ लोगे तो क्वेश्चन ये फॉर्मूलेज आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हो, हीट ये रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि यही हमारा सोर्स है, ठीक है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, मैं लिख देता हूँ REF, ठीक है, और ये हमारी सिंक है। तो ये क्या करता है कि ये सिंक से कुछ हीट लेता है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ वर्क डन होता है, और फिर ये हीट कुछ सोर्स को देता है। सिंपल ये है। और इसकी एफिशिएंसी होती है Q2 by W माइनस +1, ठीक है। और एक आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो हो जाता है हमारा Q2 by W, ठीक है। और W को कैसे लिखोगे आप कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W, मतलब Q2 प्लस W को ऐड करके ही तो Q1 हीट आ रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो, ये हो गया बेसिक रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन का कॉन्सेप्ट। अब बात करना है हीट ट्रांसफर का। तो हीट ट्रांसफर जो है बेसिकली हमारे सिलेबस में तो सिर्फ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन है,
बट हमें पढ़ लेंगे, बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे जो कि हमें पढ़ना है अभी इसके लिए। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो सिलेबस में तो सिर्फ एक ही है, बट फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इनके बारे में भी। ठीक है, तो कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट जो होती है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर के थ्रू आपका, लेट्स से ये टेम्परेचर T1 है और ये आपका लेट्स से कुछ कनेक्टेड बॉडी है और ये यहाँ आपकी दूसरी बॉडी है जो कि टेम्परेचर T2 पर है। तो अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो हीट ट्रांसफर ये कुछ इस तरीके से हुई कनेक्टेड बॉडी के थ्रू, तो उसको कंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक हीट करंट टर्म आता है, ठीक है, तो उसको H लिखते हैं। सिमिलरली एज करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो वैसे ही हो जाएगा dQ/dt, बस उसमें Q स्मॉल था वो हो जाता है चार्ज, यहाँ पर आ जाता है हीट, और ये हो जाता है -KA/dt/dx। सिमिलरली बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा है, और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो तो वो आ जाता है KA/L इंटू T1 - T2, मतलब जो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये आपका हीट करंट है। ठीक है, इसमें देखता हूँ और क्या पढ़ाना है आपको। अब आता है एक थर्मल रेजिस्टेंस, जैसा आपका रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल। फिर बात करना है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ द हीट ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ द मटेरियल। और रेडिएशन क्या होता है, अगर आप सन को देखो तो सन रेडिएशन वेव्स देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है रेडिएट होती है बॉडी और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये होता है सिंपल। फिर बात करें रेडिएंट एनर्जी की, तो उसका डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, एनी बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर। फिर से सुनो, एनी बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी। सिंपल सी चीज है। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की, कि मतलब कोई भी बॉडी है उस पर रेज पड़ रही है तो वो कितना एब्जॉर्व कर रही है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर वो चीज होती है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्जॉर्प्टिव पावर होती है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, सिंपल एफिशिएंसी की तरह देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एब्जॉर्प्टिव पावर देख सकते हो। फिर आता है स्टेफेन्स लॉ। अब ये स्टेफन सेल्वेटोर नहीं है, द वैम्पायर डायरीज वाला, तो वहां पर ना जाए। स्टेफेन्स लॉ क्या कहता है कि द रेट एट विच ऑब्जेक्ट रेडिएट्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्या कहता है, दिस एनर्जी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ देयर टेम्परेचर। सो इस पावर, अगर इस कांस्टेंट साइन हटाए तो ये आता है सिग्मा ए ई टी रेज टू द पावर 4, और यहां पर E क्या है हमारा, स्टेफेन्स कांस्टेंट, फिर बात करें A की, तो A क्या है, सरफेस एरिया है। स्मॉल E क्या है, स्मॉल E है एमिसिविटी। T⁴ इज टेम्परेचर एब्सोल्यूट, मतलब केल्विन में आपको टेम्परेचर लेना है, यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये होता है स्टेफेन्स लॉ। फिर आता है कूलिंग बाय रेडिएशन। बेसिकली यहाँ पर आपका न्यूटन्स लॉ भी आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने हीट में भी काम किया हुआ है, बताओ। एट अ वेरी इन 30s ही डाइड, बट इतना काम कर दिया उन्होंने। सो कूलिंग बाय रेडिएशन, इसकी बात करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस होगा थोड़े दिनों में, राइट। तो जब पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल्ड एनालिसिस, प्रूफ बाय प्रूफ, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करते हुए चलेंगे। तो इसमें एमिटिंग पावर जो होती है, पी एमिटिंग, वो हो जाएगी ई ए सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, और पी रेडिएशन, मतलब रेडिएशन से जो पावर आ रही है वो हो जाएगी ई ए सिग्मा T0 रेज टू द पावर 4, लेट अस से T0 जो है इनिशियल टेम्परेचर था। तो dQ/dt दैट इज पावर, that will be E A sigma upon n into mc into T⁴ minus T⁴ बेसिकली फॉर्मूले याद रख लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट फिर भी। तो यहां से ये किसके इक्वल हो जाएगा,
बेसिक का एम सी डी टी के, इसको हटाओ, बेसिकली ये हो जाता है एम सी डी टी, राइट, और डिवाइड बाय डी टी कर दोगे तो एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से आप डी टी बाई डी टी जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाता है ई ए सिग्मा अपॉन एम सी इंटू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, राइट। अब यहाँ पर ही मैं न्यूटन्स लॉ बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इसको हटा करके इन्होंने अप्रोक्सीमेशंस लिया और कुछ ऐसा बता दिया, ठीक है। तो बस यही था, हीट जो है हीट यहाँ पर खत्म होता है, तो हम पूरी मैकेनिक्स खत्म कर चुके हैं, पूरा हीट खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स रह रहा है, जो कि आने वाले 1-2 दिन में आपके पास कंप्लीट वीडियो आ जाएंगी, जिससे आपका वन शॉट सीरीज इन फॉर 11th क्लास जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और हो सकता है आने वाले वीडियोस लाइव भी आ जाएं, ताकि आप लाइव क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो वो मैं आंसर कर सकूं। सो यहाँ पर हीट खत्म होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। सो टिल देन टाटा, सी यू, बाय बाय।